Hello students, good morning. Hope you all are doing good at your place. आज हम अकाउंटेंसी भाग 2 का कैश फ्लो स्टेटमेंट इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण दो तिथियों के बीच व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। रोकड़ प्रवाह में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जो रोकड़ को प्रभावित करते हैं। जैसे इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है, कैश मीन्स कैश, ऐसे लेन देन जो केवल कैश से रिलेटेड हों या कैश को प्रभावित करते हों। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ के प्रयोग संबंधी जानकारी के लिए तैयार किया जाता है। किसी भी संस्था, व्यवसाय, संगठन में पैसा कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है एंड उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, उसके एप्लीकेशंस जो है, प्रयोग संबंधी जो जानकारी है उसके लिए हम बनाते हैं। अतः रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दो तिथियों के मध्य व्यवसाय में रोकड़ शेष में हुए परिवर्तन के कारणों को व्यक्त करता है। यह विवरण व्यवसाय के व्यवहारों का रोकड़ के रूप में विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है। यह संस्था में रोकड़ के उपयोगों तथा स्रोतों का सारांश प्रदान करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य। नंबर 1, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी। रोकड़ प्रवाह विवरण फर्म के अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है कि हमें जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए किस प्रकार की योजना बनानी है, क्योंकि यह किसी अवधि के रोकड़ के स्रोतों और उपयोगों के विषय में सूचना प्रदान करता है। जो हमारे पास एक पर्टिकुलर जो अवधि है 2 वर्षों के बीच में, उसके लिए एक ये हमारे पास जो स्रोत हैं और जो उपयोग हैं, जो सोर्स एंड एप्लीकेशंस हैं कैश के, उसकी एक सूचना प्रदान करता है। अतः ये जो अल्पकालीन वित्तीय जो नियोजन है उसके लिए बनाने के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अतः प्रबंध को अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि क्या उनके पास दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने और लेनदारों को समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसलिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, दूसरा, रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान की प्रवृत्ति का अध्ययन। इस विवरण से यह पता लगता है कि देनदारों, स्टॉक एवं अन्य चालू संपत्तियों से रोकड़ किस गति से प्राप्त हो रहा है। जो पैसा बिजनेस में आ रहा है उसका पैसे आने की जो गति है, उसका जो इंटरवल है वो कैसा है, वो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। तथा चालू दायित्वों को भुगतान करने की गति क्या है, जिससे भविष्य के बारे में रोकड़ की स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह आय से रोकड़ की भिन्नता की व्याख्या करता है। एक फर्म में बहुत अधिक लाभ होने पर भी इसे रोकड़ की तंगी हो सकती है। आपके पास जब फर्म में आपको दिखेगा कि बहुत सारा लाभ हो रहा है लेकिन उसमें लिक्विडिटी है नहीं, उसमें रोकड़ की बहुत तंगी है, और यदि हानि होने पर भी उसमें बहुत सारा जो पैसा है वो आपको दिख रहा है, ऐसे रोकड़ प्रवाह विवरण इसके कारणों की व्याख्या करता है। वो कौन से कारण है जिनसे ये स्थिति पैदा हुई है, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसको करने का एक उद्देश्य है। नंबर 4, विभिन्न क्रियाओं से अलग अलग रोकड़ प्रभाव ज्ञात करने में सहायक। बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाओं से अलग अलग रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना है। यह सूचित करता है कि इन क्रियाओं से कितनी कितनी रोकड़ प्राप्त हुई अथवा इनमें कितनी कितनी रोकड़ प्रयुक्त की गई, इसमें प्रयोग की गई। नेक्स्ट है, रोकड़ बजट से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जो कैश जो बजट बनाते हैं, क्योंकि रोकड़ बजट वर्ष के प्रारंभ में तैयार किया जाता है जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है
ये वर्ष का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंत में, किन्हीं 2 वर्षों के अंत में इसको तैयार करते हैं, और जो बजट है वो प्रारंभ में तैयार किया जाता है। तो इन दोनों की तुलना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस सीमा तक व्यवसाय के वित्तीय साधनों को योजना के अनुसार प्राप्त एवं प्रयुक्त किया गया है। तो ये 5 थे हमारे पास इसके उद्देश्य। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण का जो इम्पोर्टेंस है और इसके जो उपयोग हैं। बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय प्रबंध के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो तैयार करने के लिए वित्तीय विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस। एक व्यवसाय को नज़दीक भविष्य में विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए रोकड़ की आवश्यकता होती है। तो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण द्वारा वित्तीय प्रबंधक यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कब और कितनी रोकड़ भविष्य में उपलब्ध होगी तथा कब रोकड़ की कमी होगी, ताकि समय पर रोकड़ की कमी को पूरा करने की तथा अतिरिक्त रोकड़ के विनियोजन की व्यवस्था की जा सके। तो इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है जो मैनेजर्स हैं, जो प्लानिंग करते हैं, ताकि उनको ये ध्यान में रहे कि आने वाला जो समय है वो उसमें हमें, यदि वो इस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसका नहीं बनाएंगे, उनको ध्यान नहीं रखेंगे कि अमुक वर्ष में कितना धनराशि चाहिए या कहाँ पर उनको जो है वो, या तो ऐसा ज़्यादा उसमें धनराशि आ गई तो बेकार पड़ी रहेगी। तो उनके लिए ये योजना बनाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो मैनेजर्स के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो इसके जो प्रमुख जो लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, रोकड़ प्रवाह विवरण से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि व्यवसाय में लाभ होने के बावजूद भी रोकड़ में कमी किन कारणों से हुई तथा हानि होने की स्थिति में भी पर्याप्त रोकड़ किन कारणों से उपलब्ध हो सकी, इसका हम जो जानकारी जो है पता लग जाती है। नंबर 2, यह विवरण भविष्य में योजना बनाने तथा वित्तीय स्थिति के पूर्वानुमान में उपयोगी है। इनकी सहायता से रोकड़ बजट सुगमता से तैयार किया जा सकता है, जिससे प्रबंध यह जान सकता है कि किन किन स्रोतों से रोकड़ की प्राप्ति होगी और कितनी रोकड़ अन्य साधनों से एकत्रित करने की आवश्यकता है। नंबर 3, लाभांश डिविडेंड संबंधी निर्णय लेने में दीर्घकालीन ऋणों के पुनर्भुगतान, स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन तथा व्यवसाय के आकार को बढ़ाने संबंधी जो नीतियां हैं उनके निर्धारण में प्रबंध की सहायता करता है। नेक्स्ट है नंबर 4, यह रोकड़ योजना की सफलता या असफलता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। भावी रोकड़ प्रवाह विवरण की वास्तविक रोकड़ प्रवाह विवरण से तुलना करके अंतर के कारणों को जाना जा सकता है और अनुचित कारणों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसकी सहायता से व्यवसाय की तरलता लिक्विडिटी को मापा जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से यह ज्ञात किया जा सकता है कि अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए आगामी अवधि में पर्याप्त मात्रा में रोकड़ उपलब्ध होगा या नहीं होगा। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसकी सहायता से व्यवसाय की रोकड़ स्थिति का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यवसाय की जो स्थिति है, कैश उसमें किस प्रकार से है, उसका प्रॉपर जो है हम इवैल्यूएशन जो है वो कर सकते हैं। तो जहाँ इसके लाभ थे वहाँ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, लिमिटेशन से हैं। नंबर 1, रोकड़ प्रवाह विवरण को आय विवरण के समान नहीं समझा जा सकता। जो इनकम स्टेटमेंट है वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि शुद्ध रोकड़ प्रवाह व्यवसाय की आय के समान हो, क्योंकि आय विवरण में रोकड़ तथा गैर रोकड़ दोनों प्रकार की मदें सम्मिलित की जाती हैं, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण में केवल कैश से संबंधित ही मदें शामिल की जाती हैं। नंबर 2, रोकड़ प्रवाह विवरण केवल अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण का यंत्र है। शॉर्ट टर्म जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसको एक नापने का, करने का एक विवरण है और यह दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को जानने में अधिक सहायता नहीं करता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 पीरियड्स के 2 काल अवधि के लिए ही तैयार किया जाता है और उसमें से शॉर्ट टर्म
डिसीजंस हैं उनको ही हम ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बताता है, सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट है नंबर 3, इसकी जो कमी, किसी फर्म की रोकड़ स्थिति में ऊपरी दिखावट की संभावना कार्यशील पूंजी की स्थिति से अधिक है, अतः रोकड़ प्रवाह विवरण की तुलना में कोष प्रवाह विवरण अधिक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय गैर रोकड़ व्ययों को छोड़ दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी जो बड़ी शॉर्ट कमिंग है, ये जो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं, जो ऐसे कुछ मदें हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं, उनको रोकड़ प्रवाह विवरण में उसमें शामिल नहीं किया जाता। अतः रोकड़ प्रवाह विवरण से किसी व्यवसाय की सही स्थिति का निर्णय नहीं किया जा सकता। बच्चों, हमारे व्यवसाय में, बिजनेस में बहुत सारी आइटम्स होती हैं जो नॉन कैश आइटम्स हैं और जिनका व्यवसाय के संचालन में, उसके प्रोडक्शन में बहुत सारा महत्व है, लाभ में बहुत सारा महत्व है, लेकिन उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसकी बड़ी कमी है। नेक्स्ट है, यह रोकड़ आधार पर बनाया जाता था। लेखांकन की एक मूलभूत अवधारणा उपार्जन आधार को छोड़ देता है। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की विधि। अब इसको हम कैसे इसको तैयार करेंगे, अभी हमने ये किया। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके लाभ थे, वो इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शॉर्ट कमिंग्स। नाउ जो है इसका प्रोसीजर बनाते कैसे हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की एक विधि है बच्चों। लेखांकन प्रमाप 3 के अंतर्गत जो है इसको दिया गया है शेड्यूल 3 में संशोधित जो है क्या रोकड़ प्रवाह विवरण फर्म की रोकड़ प्राप्तियों में भुगतानों और वर्ष के दौरान संचालन, विनियोग तथा वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाओं के कारण रोकड़ स्थिति में जो शुद्ध परिवर्तनों का सारांश होता है ना। तो उसमें बच्चा ये रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अतः इस अध्याय में रोकड़ प्रवाह विवरण को लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार ही तैयार किया गया है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने में निम्न शब्दों का जो है हम प्रयोग करेंगे, इनको भी ध्यान लेंगे। जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 1, रोकड़, कैश। कैश का अर्थ रोकड़ और बैंकों में मांग पर दिया जमा जो आपके पास है, आपके पास जो कैश इन हैंड है, आपके जो गले में जो पैसे हैं वो रोकड़ है, या आपके पास जो बैंक में पैसे जमा हैं ऑन डिमांड आपको दिया जाए उसको हम कैश बोलेंगे। नंबर 2, रोकड़ के तुल्य, कैश इक्विवेलेंट्स का अर्थ है बहुत अधिक तरल अल्पकालीन विनियोग जिन्हें तुरंत रोकड़ की निश्चित राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जिनमें मूल्य परिवर्तन का जोखिम भी नहीं होता। तो ऐसे जो आइटम्स हैं वो रोकड़ तुल्यों को अल्पकालीन रोकड़ दायित्वों को पूरा करने के लिए रखा जाता है, ना कि विनियोग या अन्य उद्देश्यों के लिए। उसको भी कैश इक्विवेलेंट्स हम कहेंगे यहाँ पर। नंबर 3, रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो। जैसे आपने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो व्हाट डू मीन बाय कैश फ्लो? कैश फ्लो का मतलब रोकड़ और रोकड़ तुल्यों का या तो इनफ्लो और आउटफ्लो, अंतर्वाह या बहिर्वाह, उसको हम बोलेंगे। पैसा व्यवसाय के अंदर आया या व्यवसाय से बाहर गया। ओके। नेक्स्ट है संचालन संबंधी क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो व्यवसाय की राजस्व उत्पन्न करने वाली जो मुख्य क्रियाएं हैं तथा अन्य ऐसी क्रियाएं होती हैं जो विनियोग, इन्वेस्टमेंट या वित्त व्यवस्था से संबंधित नहीं होती, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, राजस्व उत्पन्न करने के लिए होती हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दीर्घकालीन संपत्तियों और अन्य विनियोगों जो रोकड़ तुल्य में सम्मिलित नहीं किए जाते की प्राप्ति एवं विक्रय है। एंड नंबर 3, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाएं। ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है जिनसे संस्था के स्वामियों की पूंजी तथा ऋणों की मात्रा और इनके ढांचे में परिवर्तन आता है। तो दीज 3 जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये हम इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसको क्लासिफिकेशन जो है रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण, जो रोकड़ के प्रवाह हैं, फ्लोस हैं, इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस, कैश इनफ्लो, उसको हम कैसे दिखाएंगे। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण में एक अवधि के रोकड़ प्रवाहों को संचालन, विनियोग और वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाओं में वर्गीकृत करके दर्शाना चाहिए अलग अलग। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं,
एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको अलग अलग करके हम करते हैं। तो एक संस्था संचालन, विनियोग तथा वित्त व्यवस्था क्रियाओं में अपने रोकड़ प्रवाहों को तो प्रस्तुत करती है। इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 जो रिवाइज्ड है उसके अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों को 3 वर्गों संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत करके प्रस्तुत करे। इन 3 क्रियाओं का वर्णन हम इस प्रकार से करेंगे। एक एक एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम इसको एक बड़ा तीनों एक्टिविटीज़ को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ का जो प्रवाह है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नोट दिस पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो संचालन संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाह इस बात के मुख्य सूचक हैं कि किस सीमा तक व्यवसाय की संचालन क्षमता को बनाए रखने, लाभांश देने, ऋणों का पुनर्भुगतान करने और बाहरी वित्त व्यवस्था के बिना नए विनियोग करने के लिए व्यवसाय की क्रियाओं से पर्याप्त रोकड़ प्रवाह उत्पन्न किए गए हैं। संचालन संबंधी क्रियाओं के रोकड़ प्रवाह संस्था की मुख्य राजस्व उत्पन्न करने वाली क्रियाओं से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे ऐसे व्यवहार एवं अन्य घटनाओं के परिणामों जो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए सम्मिलित की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं संचालन संबंधी क्रियाओं से प्राप्त होने वाले जो रोकड़ प्रवाह, जैसे वस्तुओं के विक्रय एवं सेवाएं प्रदान करने से जो रोकड़ प्राप्तियां होती हैं। नंबर 2, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन, अन्य राजस्व से जो रोकड़ प्राप्तियां होंगी वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूर्तिकर्ताओं को रोकड़ भुगतान। एंड नंबर 4, कर्मचारियों और उनकी ओर से जो रोकड़ भुगतान किए जाते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। नंबर 5, बीमा, इंश्योरेंस, व्यवसाय के प्रीमियम और दावों, वार्षिक वृत्ति, अन्य पॉलिसी लाभों के लिए रोकड़ प्राप्तियां और भुगतान। नंबर 6, आयकर का रोकड़ भुगतान या वापसी जब तक कि ये वित्त व्यवस्था और विनियोग क्रियाओं से संबंधित ना हो। एंड नंबर 7, देनदारों से प्राप्त राशि, जो देनदार हैं वो भी इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। एंड नंबर 2 इस निवेशी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो इसमें हम इसको करते हैं। तो निवेशी क्रियाओं का अर्थ है दीर्घकालीन संपत्तियों और अन्य विनियोगों का क्रय और विक्रय करना जिन्हें रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसलिए निवेशी क्रियाओं में भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी और अन्य विनियोगों के क्रय और विक्रय के व्यवहार आते हैं जिन्हें पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं रखा जाता, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो इनसे क्या होता है बच्चों, निवेशी क्रियाओं के रोकड़ प्रवाहों का पृथक रूप में दर्शाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता लगता है कि भावी आय और रोकड़ प्रवाह उत्पन्न करने के लिए किस सीमा तक संसाधनों पर व्यय किया गया है। जो संसाधन हैं, जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, दीर्घकालीन जो संपत्तियां हैं, उनके ऊपर जो आपने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, वो कितना आपने लगाया। भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, ये सारे जो है इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आइटम्स आती हैं बच्चों, देखिए, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए रोकड़ का कितना भुगतान किया गया, इन्वेस्ट किया गया। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से संबंधित कितनी रोकड़ प्राप्तियां हुई। यदि आपने कोई फिक्स्ड एसेट बच्चों बेच दी, कोई बिल्डिंग है, कोई ज़मीन थी आपके पास, उसको बेच दिया, तो कितनी प्राप्ति, वो भी आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाना है। एंड नेक्स्ट, अन्य व्यवसायों के अंश, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड कोई और ज्वाइंट स्टॉक का कोई उपक्रम में हित में प्राप्त करने के लिए रोकड़ भुगतान, यदि आपने कुछ किया है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, वो भी इसमें आएगा। अन्य व्यवसायों के अंशों, बॉन्ड्स या ऋण पत्रों या संयुक्त उपक्रमों में हित के विक्रय से रोकड़ प्राप्तियां। एंड नंबर 3, तीसरे पक्षों को दिए गए अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान से रोकड़ प्राप्तियां। ख्याति का क्रय, ख्याति का गुडविल परचेज, विनियोगों का विक्रय और विनियोगों के क्रय पर दलाली का भुगतान, ये सभी जो आइटम्स हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बच्चों क्या होती हैं, वो क्रियाएं जिनसे फर्म की पूंजी और ऋणों की मात्रा तथा पूंजी ढांचे में परिवर्तन आता है,
वो इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हम इसमें वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो वित्त व्यवस्था संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों के हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। फाइनेंसिंग अंशों तथा उसी प्रकार के अन्य प्रपत्रों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां, यदि शेयर इशू किए गए हैं, आपने कोई ऐसी फर्म है शेयर इशू किए गए और उनसे जो रोकड़ प्राप्त हुआ वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऋण पत्रों, ऋण नोट्स, बॉन्ड्स और अन्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन उधार से रोकड़ प्राप्तियां। एंड नंबर 3, उधार ली गई राशि का नगद पुनर्भुगतान और लाभांश का भुगतान, ब्याज का भुगतान, ऋण पत्रों तथा पूर्वाधिकारांशों का शोधन, ये सभी जो आइटम्स हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो ये थे हमारे पास इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शंस, जो विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और कौन कौन से जो इसमें मदे हैं वो इन डिफरेंट 3 एक्टिविटीज़ में आती हैं बच्चों, ये हमने डिस्कस किया। अब हम इसके जो परफॉर्मा है एंड इसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है इसकी तरफ थोड़ा सा मैं आपका डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल इसका लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करंट ईयर्स, just see here, it is given here current year or difference between closing balance and opening balance of surplus, that is balance in statement of profit and loss में जो आपके पास दिया गया है डिफरेंस आपके पास क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस, उनको जो घटा कर आएगा और नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आएगा। एंड उसमें आप क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, all transfer to reserve from surplus, that is balance in statement of profit and loss। उसमें आपको ये 3 चीज़ें जो है जोड़नी है। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, ओके, एंड इंटर्म डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको आप ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम निकालेंगे। और आपके पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपके पास हमें चाहिए तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। मैं आपको इसको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट आपके पास ये फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जल्दी से इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अनुसार इसको बनाना होता है। एंड इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड से जो है इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ भी है और करने के लिए भी आसान है। तो हमारे पास जो ये फॉर्मेट है इसमें कैश फ्लो हम तीनों एक्टिविटीज़ को अलग अलग से करेंगे। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमसे सबसे पहले हम लिखते हैं जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जो आया, जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया। यदि आपके पास सीधा सीधा जो है बच्चों प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो हम इसको इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे इस एक्टिविटीज़ में, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें हम जो एडजस्टमेंट्स करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन, फॉरेन एक्सचेंज एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनको हम ऐड करेंगे। एंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इत्यादि, ये जो ब्रैकेट लगाई गई है इसका मतलब ये जो आइटम्स हैं इनको हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे। एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है इसी का ही आगे, और इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। यदि ड्यूरिंग द ईयर्स हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड करेंगे। ऐसे लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनकम टैक्स पेड एटसेट्रा। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास इसको जो विद इन द ब्रैकेट जो आइटम्स हैं दैट शुड बी डिडक्टेड माइनस, और इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपके पास यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसमें भी परचेज ऑफ, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में आपने किया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से आपके पास जो है
जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को माइनस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करेंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म की है उसको जो है आप माइनस करेंगे एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की इसको ऐड करके जिस तरह से दिया है विद इन ब्रैकेट इसको माइनस एंड दिस इसको हम आगे एग्जांपल्स करेंगे बेटा, तो इसमें और आपको क्लियर आएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो वित्त संबंधी जो एक्टिविटी है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, आपके पास बोरिंग्स है, इंटरेस्ट पेड दिया, डिविडेंड पेड दिया। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप यहाँ लिखेंगे। ओके, अब आपके पास तीनों एक्टिविटीज से जो फिगर आएगी वो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में माइनस प्लस जैसे भी आएगी आप उसको ऐड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी। ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास ये आएंगे। तो इस तरह से आपके पास ये यहाँ पर मेन जो है ये आंसर आपके पास तीनों इसका आपका ऐड करके आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। होप आपको इसका आइडिया लगा होगा। प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।